आज डीडी न्यूज़ के साथ खास मेहमान हैं। जी हां, हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से जीतकर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है, जिसमें श्रम मंत्रालय है, इसके अलावा इस्पात मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय है। नरेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। ग्वालियर की जनता ने आपको फिर से एक बार संसद में चुनकर भेजा है और प्रधानमंत्री साहब ने भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी 3 मंत्रालयों के साथ। किस तरीके से आप दोनों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उनकी मंत्रिपरिषद का एक सदस्य हूँ। मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के नाते मेरी यह जवाबदारी है कि मैं माननीय मोदी जी की जो अपेक्षा है, देश की जो आवश्यकता है, ग्वालियर की जनता की जो अपेक्षा है, उस पर खरा उतरूं। यह बड़ी जवाबदेही है। इस जवाबदेही का मुझे एहसास है और इस जवाबदेही को मैं ठीक प्रकार से निर्वहन करूं, यही मेरी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए मैं पूरा समय दूंगा और पूरी अपनी क्षमता और ऊर्जा का उपयोग करूंगा, जिससे कि मैं सभी जवाबदारियों को ठीक प्रकार से निभा सकूं। नरेंद्र जी, जो 3 बड़े मंत्रालय आपको मिले हैं, सीधे जनता से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और जब रिजल्ट आए थे तो खुद सबसे पहले प्रधानमंत्री जो इस समय हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ कहा था कि ये गरीब जनता की सरकार है और आपके मंत्रालय सीधे गरीब जनता से जुड़े हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री की नज़रें इस मंत्रालय पर रहेंगी। लगता है काफ़ी बड़ी चुनौती है आपके ऊपर। मेरे पास जो विभाग हैं, उन विभागों में निश्चित रूप से सीधा मैं रोजगार जनरेट उतना नहीं कर सकता जितनी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी खनन का क्षेत्र है तो उसमें बड़ी मात्रा में माइनिंग करने में लोग लगते हैं। इस्पात का क्षेत्र है, उसमें भी कुछ रोजगार का सृजन होता है। और श्रम का जो क्षेत्र है, उस श्रम मंत्रालय के माध्यम से मजदूरों के हितों का संरक्षण और उद्योगों के साथ समन्वय, क्योंकि औद्योगिकरण होगा तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा, इसलिए उद्योग भी ठीक प्रकार से चलें, लेकिन कोई उद्योग मजदूर के हक को न मार पाए, यह निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। गरीब लोगों को रोजगार मिले, गरीब को आजीविका मिले, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आवे, यह सरकार की प्राथमिकता है। हम इस प्राथमिकता पर निश्चित रूप से काम करेंगे। नरेंद्र जी, एक यही सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास श्रम मंत्रालय भी साथ साथ में है। जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो वहाँ कामगार हैं, वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं आज भी मिलनी चाहिए वो आज भी उन्हें नहीं मिलती। पीएफ उनका नहीं कटता, मेडिकल की, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं उनके पास नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके पास क्या योजनाएं हैं और क्या आप करेंगे? यह सच है कि असंगठित श्रमिकों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और वो उपेक्षित भी हैं। इसके लिए केंद्र में जो सरकारें रहीं, उन्होंने दुर्लक्ष्य किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर यह काम है, इसलिए इस दिशा में काम होगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मान्यता भी हमेशा से यही रही है कि अगर हम सरकार में रह के दरिद्र नारायण के जीवन स्तर में बदलाव नहीं ला सके तो हमारे सरकार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और गर्व भी है कि राज्य सरकारों में अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। उनमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक काम किए हैं और उसी तर्ज पर उनमें और कुछ जोड़ते हुए हमको केंद्र की तरफ से भी कुछ सोचने की आवश्यकता है।
बिल्कुल करने वाले आपने होंगे। आपने सही कहा नरेंद्र जी, नीतियाँ काफ़ी बनती हैं लेकिन उसका सीधा जो हक मिलना चाहिए आम जनता को वो उसका नहीं मिल पाता, और शायद इसी वजह से एक ठेका प्रथा काफ़ी चल रही है इस समय देश के अंदर। आप कहीं भी अगर कोई रोज़गार आप ढूंढने जाएं तो ठेकेदार के माध्यम से आपको जाना पड़ता है। क्या आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि उसका सीधा लाभ जो है वो काम करने वाले को मिले, ना कि ठेकेदार को? निश्चित रूप से आपका कहना ये सही है। इसके लिए कुछ हद तक कानून भी जिम्मेवार है, इसलिए कानूनों का भी परीक्षण करना पड़ेगा और कानून के कारण जो परेशानी हो रही है वह ठीक करना सरकार की जवाबदारी है। तो हम कानूनों का परीक्षण भी करेंगे और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने का प्रयत्न भी करेंगे, असंगठित मजदूरों को ढूंढेंगे भी और उन्हें चिन्हित भी करेंगे और उनके बारे में जो सरकार की सोच है, सरकार की नीतियां हैं, उनका लाभ उन्हें मिले यह भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक विषय जरूर इस बीच में आता है कि जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है उनको लागू करने की, क्रियान्वित करने की जवाबदारी राज्य शासन के अंतर्गत आती है और ये लोकतंत्र में स्वाभाविक भी है। और मैंने जो विभाग को देखा उसमें अनेक स्थानों पर ऐसी स्थिति है कि राज्य सरकारों का इस दृष्टि से दुर्लक्ष्य रहा है। तो राज्य सरकारें भी इन योजनाओं पर ठीक से काम करें, उसके लिए हम राज्य सरकारों से भी बातचीत करेंगे। जो एक इस समय जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो मज़दूरों के हालात हैं, आपको लगता है कि इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं जो एक श्रम सुधार होने चाहिए? हालांकि पिछली सरकारों ने बातें काफ़ी की, वायदे काफ़ी किए, दावे काफ़ी किए, आपको लगता है कि और काफ़ी ज़रूरत है जो श्रम सुधार हैं उनमें सुधार होना चाहिए? और आप इसके लिए आपकी क्या योजना? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। किसी भी क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सरकार में हो तो उसका प्रकटीकरण स्वाभाविक रूप से होता है। दुर्भाग्य से केंद्र में जो सरकार रही उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। जो लोग सरकार में थे वो गरीबों से जुड़ने को ऐसा मनोरंजन का साधन मानते थे। कभी कदार किसी गरीब के गले में हाथ डाल लिया तो फिर मीडिया उस पर पूरा फोकस करे। तो गरीब के कंधे पे हाथ रखना इसलिए नहीं कि गरीब के दर्द को जानना चाहते हैं, गरीब के कंधे पे हाथ इसलिए रखा कि पूरा देश उनको गरीबों का मसीहा जाने, और इसीलिए उनकी इस प्रकार की चीज़ों पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन सरकार में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही उम्मीदें जनता की भी हैं नरेंद्र जी। लेकिन कई राजनीतिक दलों ने बार बार ये सवाल उठा, ये बातें हुई, चुनावों के समय खास तौर पर इस तरह की बातें होती हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने की ज़रूरत है, और इसके माध्यम से फिर जो है जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, उनको रोज़गार के जो अवसर हैं ज़्यादा मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर में। आप इससे कितने सहमत हैं? प्राइवेट सेक्टर में इस बात को जोर देकर कहना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार सृजित करने वाली इंडस्ट्री खड़ी करें। रोज़गार का सृजन होगा तो निश्चित रूप से रोज़गार बेरोज़गार हाथों को मिलेगा, और रोज़गार बेरोज़गार हाथों को मिलेगा तो फिर उनके हितों का संरक्षण, नियम कानून, सारी चीज़ें एक मायने रखती हैं। लेकिन आप कोई भी प्रक्रिया अपना लो, कोई भी आरक्षण कर लो और कोई भी किताब पर बात कर लो, लेकिन अगर रोज़गार का जनरेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से काम चलेगा? बशर्ते सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन मिले। हाँ, स्वाभाविक रूप से सरकार को मार्ग देना चाहिए, सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। नरेंद्र जी, बिल्कुल जितनी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, राजनीति आपके लिए नई नहीं है। 2 बार आप सांसद चुनकर आए हैं, दूसरी बार राज्यसभा में रह चुके हैं, बड़े नीचे से उठकर आप उठे हैं, छात्र जीवन में राजनीति की, स्थानीय निकायों में आपने राजनीति की, कैबिनेट में मंत्री भी रहे आप।
कहीं ना कहीं जो ये अनुभव है, यही अनुभव आपका आज बोल रहा है और यही अनुभव का कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिला है कि आज आपको इतने बड़े मंत्रालय मोदी सरकार में मिले, या फिर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो आप करीबी हैं उसके कारण आपको मिले, आपकी काबिलियत या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं और शिवराज सिंह जी चौहान लगभग 30 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों की आपसी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। इसके कारण हमको भी काम करने में सुविधा होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जवाबदारियों का निर्वहन करने में भी सुविधा होती है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साख को हम लोग बढ़ा पाए, यह इस सामंजस्य का ही परिणाम है। यह मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं बना, और भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन नेतृत्व था उन्होंने मुझे इस प्रकार से गढ़ा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की छोटी जवाबदारी को भी कभी कमज़ोर जवाबदारी नहीं माना, और जब पार्टी ने जो जवाबदारी दी मैंने स्वीकार किया, और मैंने कोशिश की कि उस जवाबदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करूं। मैं स्वयं अपने बारे में विचार करूं, यह मानस मैं आज तक भी नहीं बना सका हूं, और इस दृष्टि से मैंने कभी किसी को बात भी नहीं की है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो काम मुझे मिला है, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं उस काम को ईमानदारी के साथ, पूरी शक्ति और क्षमता के साथ, और जिस अपेक्षा के साथ वो जवाबदारी दी गई है उस जवाबदारी को पूरा कर सकूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का तो बिल्कुल काम करने का तरीका ही अलग है। छोटी कैबिनेट बनाई गई, बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए, एक ही मंत्री को दिए गए। आपको लगता नहीं है कि सीधे प्रधानमंत्री की नज़र रहेगी और आपकी जिम्मेदारी जो है उस पर खरा उतरना एक सबसे बड़ी चुनौती है आपके ऊपर? मंत्रिमंडल छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी नीयत क्या है, जो सरकार है उसकी नीति क्या है, जो नेतृत्व है उसकी प्रखरता क्या है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्रखर है, सशक्त है, बुनियादी है और परिणाम देने वाला है। उनके मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक 100 दिन का एजेंडा मंत्रियों से मांग लिया है नरेंद्र मोदी ने, तो किस तरीके से आप तैयार हैं? 100 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना भी है और आगे की लाइन भी तैयार आपको करनी है। हम लोग जो प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अपने सभी विभागों में आगे काम को बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है हम सफल होंगे। नरेंद्र जी, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं हुआ मंत्रालय का पदभार ग्रहण किए हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप प्रधानमंत्री की उम्मीदों के साथ साथ जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।